Hari Om, Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So here I am back again with another act. और आज का एक्ट का नाम आप ऑलरेडी बोर्ड पे देख सकते हैं, जो कि काफी लंबा चौड़ा और बहुत ही बड़ा है। तो एक्ट का नाम है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। यस, ये एक फ्रेश एक्ट है। ये 2013 के अंदर बनाया गया था सरकार के द्वारा for the land that they acquire and for the resettlement of those whose land have been acquired by government for industrialization, urbanization or any kind of further expansion of the road। तो जिन्होंने अभी तक सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके आप हमारा चैनल जीके लॉ क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आगे चल के आपके कोल इंडिया एमटी लॉ के एग्जाम के अंदर कवर होने वाले हैं। तो उसमें से एक एक्ट ये भी है जिसको काफी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके सामने उस चीज के रिगार्डिंग वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको आज की एक्ट की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी देयर आर चांसेस कि इस एक्ट के हम 2 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके बगैर आप एक्ट को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्ट काफी बड़ा है। इन टोटल दिस पर्टिकुलर एक्ट इज गोइंग टू हैव 114 सेक्शंस, 114 सेक्शंस हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के। बट अगेन एज आई ऑलवेज से कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही अपनी वीडियोस के अंदर कवर करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ ऑफ 2013, द राइट टू फेयर compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act of 2013। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पिछली किसी वीडियोस में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, इट हैज टोटल 114 सेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम किस तरीके से ये एक्ट लागू होता है अंडर सेक्शन नंबर 1, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो ये एक्ट जो है 1 जनवरी 2014 से इंडिया के अंदर लागू होता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कहीं पे अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ अगेन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट की, कि ये एक्ट जो है ये कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से लागू होता है। तो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी पहले 2 बता दिए हुए हैं। आगे चलेंगे सेक्शन नंबर 2 के साथ। राइट स्टूडेंट्स, तो जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे फटाफट से आप पॉइंट रेज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन नंबर 2। सो अब यहाँ पे बात करेंगे फेयर कंपनसेशन। तो समझ लग गया कि जायज से जायज पैसा आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको आपकी जमीन जो है सरकार अक्वायर करेगी तो रिहैब या रीसेटलमेंट भी मिल जाएगा। जब डैम्स वगैरह बनाते हैं तो रीसेटलमेंट होती है, लोगों को उठा के उन्हें कहीं और शेल्टर दिया जाता है, इवेंचुअली उनको लैंड दे दी जाती है उनके नाम पे, जहां पे फिर वो रह सकते हैं। अब बात करेंगे लैंड एक्विजिशन की, कि सरकार किस किस पर्पस से जो है लैंड को अक्वायर करती है, ठीक है। बहुत बारी ऐसे होता है कि सरकार ने जो है रोड, हमारी मिनिस्ट्री जो है एनएचएआई ने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों की लैंड जो है खेत जो है अक्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हाईवेज बनाने होते हैं, बेटर कनेक्टिविटी के लिए जो है रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी होती है। उसके लिए आप लोग बहुत बड़ी हाईवेज पे जब आप जाते होंगे आप देखते होंगे आसपास पेड़ कटे हैं, ये लैंड्स जो है वो खुद ही पड़ी है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो सरकार ने अक्वायर किया और रोड्स की एक्सपेंशन करके उन्हें 6 और 8 और 4 लेन्स के अंदर कन्वर्ट करके हाईवेज बनाने हैं फॉर द बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज। सो इसलिए एक कारण ये भी है कि क्यों सरकार अक्वायर करती है। दूसरा कारण है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कभी कभी इंडस्ट्रीज भी लगानी होती है, जो एरिया है उसको ट्रांजिशन के अंदर लेके आना होता है, उसको टाउन से सिटी में कन्वर्जन भी देना होता है, तो उसके लिए हो सकता है फॉर एसेंशियल राइट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है, एंड अर्बनाइजेशन।
So what is the objective of this particular act? To acquire the land and give a fair compensation to the owners of those the people whose land has been acquired by the government. I'm talking about central government at particular, for the land acquisition they done for either for industrialization or for essential infrastructure facilities and urbanization. Now let's see public purposes के लिए भी बहुत भरी हम जो है जमीनें जो है सरकार acquire कर लेती है. I'm telling you for what reasons they acquire the land, and when they acquire the land, they have a responsibility and duty towards the owner of the land to give them a fair compensation. If they are not giving a fair compensation, then to rehab them and resettle them again into another area with better facilities and infrastructures, right? For national securities also. Sometimes the government acquire your land for national security purposes. उन्हें क्लियर करना होता है, वहां पे कैंट एरियाज बनाने पड़ते हैं लोगों को, ठीक है. डिफेंस ऑफ इंडिया के तहत भी सरकार जो है फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया की जमीन जो है वो सरकारी जमीन होनी चाहिए, लोगों का वहां पे होना ठीक नहीं है तो भी ये ले सकते हैं. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है, और नेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. So these are the reasons for which a government could acquire your land, ठीक है, and then they will मतलब वो वहां पे बाध्य हो जाएंगे to give you a fair compensation or either to rehab and resettle you at that area. So this is a very important point to be discussed under section number 2, for what they use the land and how, for what purposes they will acquire your land, right? तो आप इसे पेन डाउन कर सकते हैं. अब आगे चलेंगे. अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैंने इनिशियल वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये चीज बोल दी कि 114 है, तो इसके अंदर हम लोग सेक्शन वाइज सेक्शन नहीं जाएंगे, हम स्टेप वाइज स्टेप इसको एक्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है. सो हम स्टेप वाइज स्टेप ही एक्ट को जो है पढ़ाई करेंगे यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर. उसी में मैं आपको बताई जाऊंगी कौन से पॉइंट पे कौन सा सेक्शन नंबर आ जाएगा, जिससे आप इस एक्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकेंगे एंड रिवीजन के दौरान ये आपको फास्ट जो है कंसेप्चुअलाइज भी कर देगा. सो स्टेप बाय स्टेप में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, जिसे आप डीसीज भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. ये चीज आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब सरकार सबसे पहले प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करती है, तब से ही डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का रोल जो है इन एक्वायरिंग दैट लैंड वो जो है इनटू प्ले आ जाता है. ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि सरकार ने लोगों के साथ डील किसके थ्रू करना है, वाया द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर. इन्हीं के ऑफिस के अंदर ही लोग अपनी क्लेम्स भी और ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकते हैं. सो ही इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्वायरिंग दी लैंड. तो ये एक आप मतलब कह सकते हैं ही इज अ काइंड ऑफ अ मिडिल पर्सन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ओनर ऑफ द लैंड. ही इज गोइंग टू प्ले अ link in between the both of the areas. So government, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है आपके लैंड ओनर्स, जिनकी वो जमीन है जिसकी सरकार ने अक्वायरिंग करनी है. तो इन लोगों के बीच में चेन कौन बनेगा, लिंक कौन बनेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है ना. तो ये लोग भी इन्हें अप्रोच करेंगे तो ये जाके सरकार को बताएगा. सरकार ने लैंड एक्वायर करनी है तो किसके वाया आगे बात पहुंचाई जाएगी, टू दी लैंड ओनर, वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होगा. तो ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है. टाइम फ्रेम देखिए कितनी देर लगती है सरकार को लैंड एक्वायर करके कंपनसेशन देने में या उनको रिहैब देने में, ठीक है. हम रीसेटलमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लग जाता है इवेंचुअली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी रिहैब सेटलमेंट्स के अंदर रखा होता है, उनको एक शेल्टर एरियाज में दिया होता है, फिर उन सबको अलग अलग जमीनें देनी है जो उनका अधिकार होता है, वो लंबा प्रोसेस होता है. अदरवाइज ऑन टू जनरल पैरालाइज टाइम फ्रेम मिनिमम 2 साल लगते हैं, मिनिमम 2 years का प्रोसेस होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आनी, क्लेम्स आने, ऑब्जेक्शंस आने, उनका सॉर्ट आउट करना, फिर कंपनसेशन के ऊपर हामी भरना, फिर कोई एक्स्ट्रा जमीन का हिस्सा या कोई उनका लाइवलीहुड चला गया तो कैसे उनको और कंपनसेट करना फर्दर, या फिर उनको राजी करने तक में, लैंड ओनर्स को राजी करने में भी. सो मिनिमम 2 साल का वक्त तो लगता है फॉर लाइक एनी एंटिटी टू अक्वायर अ लैंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है.
तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे कि टाइम फ्रेम मिनिमम 2 साल का लगता है फॉर लैंड एक्विजिशन, मैक्सिमम इट कुड एक्सटेंड टू एनी नंबर ऑफ ईयर्स, एंड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ अ सिटी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ही विल एक्ट एज अ चेन लिंक, राइट। आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इस एक्ट को। राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पहला स्टेप यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और पहला स्टेप आपका आता है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी, सेक्शन नंबर 4, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी, दिस इज सेक्शन नंबर 4, राइट। मैं आगे इसके ऐसे लिख दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एस्टिमेशन की जाती है सरकार के द्वारा कि हमें कितनी कितनी जमीन चाहिए, किस किस की जमीन उस हिस्से में आएगी। तो वो पटवारी खाने से जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं वहां से जाके लैंड के ओनर्स का नेम जो है उसकी लिस्टिंग करना स्टार्ट करेगी, और यहाँ पे सबसे पहले सर्वे कंडक्ट कराना शुरू होगा ऑफ दी जमीन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट कराएगी सरकार बाय पीपल टू लेट इट नो कि जो जमीन है उसे अक्वायर किया जा सकता है कि नहीं, कितनी जमीन अक्वायर की जाएगी। ये इनकी प्रीलिमिनरी सर्वे होता है, इसमें लैंड ओनर का होना कुछ खासा कंपल्सरी होता है क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड से सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी में सबसे पहले जो है इनिशियल नोटिफिकेशन सरकार जो है जारी कर देती है, ठीक है, कि सरकार की इंटेंशन है टू अक्वायर द लैंड जो इस एरिया में फर्दर फॉल करती है, फॉर व्हाट पर्पस। ये नोटिफिकेशन होता है और नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है फॉर 6 मंथ्स, तो इसे प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन भी कहा जाता है। उस दौरान सरकार जो है अपने लोगों के द्वारा एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी कराया जाता है कि कल को अगर हमने इनकी जमीनें ले ली तो उनको कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, या ये लोग राजी भी है या जमीन लेने लायक भी है कि नहीं है, ठीक है। अब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी जब होती है ना, तो इसका जो स्टडी का रिजल्ट होता है, रिपोर्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के अंदर चिपका दिया जाता है और अखबारों में भी दे दिया जाता है कि सरकार ने जो स्टडी कंडक्ट करी है उसका रिजल्ट क्या है। तो पब्लिक हियरिंग, नेक्स्ट स्टेप आता है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग ऑफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी, सेक्शन नंबर 5 है अगला स्टेप। तो जब वो रिपोर्ट पब्लिश करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में लगा दी जाती है तो सबसे पहले लोगों से उसके ऊपर राय पूछी जाती है कि भाई ये स्टडी हुई है, ये जमीन आना चाहती है सरकार, इस पर्पस के लिए चाहती है, आपका इसमें मत क्या है। तो पब्लिक हियरिंग है, लोगों के क्लेम्स, ऑब्जेक्शन, इनिशियल, प्रीलिमिनरी, किसके रिगार्डिंग थी, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी, जो स्टडी की गई है उसके रिगार्डिंग उनके बयान पूछने हैं। ये नहीं पूछना कि हम आपकी जमीन ले रहे हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं, अभी सिर्फ इसके ऑब्जेक्शन से इसके क्लेम की ही यहाँ पे बात की जाएगी। यहाँ पे फिर पब्लिक हियरिंग हो जाने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, पब्लिकेशन कर दी जाती है, ऑफिशियल जो है उस असेसमेंट स्टडी को ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया जाता है, सेक्शन नंबर 6, ठीक है। इन पब्लिक प्रॉपर्ली जायरात इसका कर दिया जाता है, अखबारों में से चीजों को दे दिया जाता है। इसी के दौरान में यहाँ पे मैं प्लस साइन मार्क करूंगी, जब पब्लिकेशन ऑफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होता है, यहाँ जब सरकार यहाँ पे नोटिफिकेशन लेके आती है, सर्वे कंडक्ट कराती है ना, कभी कभी वो साइमल्टेनियसली एनवायरमेंट असेसमेंट भी करवाती है सॉरी। सेक्शन नंबर 7 आता है एनवायरमेंट असेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे एनवायरमेंट असेसमेंट का मतलब होता है कि सरकार ने देखा है कुदरत को ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, कितने पेड़ पौधे उखड़ेंगे, कितना हमें नया वहां पे पेड़ के सैपलिंग्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा उसकी वजह से जमीन हल्की तो नहीं हो जाएगी, अपना मॉइस्चर तो नहीं खो देगी। तो ये एनवायरमेंट असेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इस असेसमेंट स्टडी के साथ ही साइमल्टेनियसली कंडक्ट होता है, और जब इसकी पब्लिकेशन होती है तो इसकी भी जायरात जो है वो बेसिकली बाहर आ जाती है। आप इसको 6 ही समझिए, 7 समझने की जरूरत नहीं है, 6 की
संजीव। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो हमने सेक्शन 6 तक इसके अंदर कवर किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम सेक्शन नंबर 7 ऑनवर्ड्स एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो टिल नाउ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मैं आपसे मिलूंगी राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट के पार्ट 2 के साथ।